अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी काशान, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। CMADZ का यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी होगा। आतिफ आब्दी साहब का भी यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी होगा। और जो हमारा CMADZ का फेसबुक का पेज है, वहां पे भी ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। जी अब आ रही है स्क्रीन नजर? ओल्ड एंड न्यू स्कीम, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रॉब्लम चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है कि हम इस स्कीम में फॉल कर रहे हैं, जब ये स्कीम आएगी तब हमारे साथ क्या बनेगा। हमने आज इसी तरह के सारे सिचुएशंस, सारे सिनेरियो, सारे प्रॉब्लम्स देखने हैं, डिस्कस करने हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। लास्ट टाइम जब स्कीम चेंज हुई थी तब क्या हुआ था, अभी स्कीम चेंज हो रही है तब क्या होना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स, कौन कौन से एंगल्स हमने देखने हैं, ये सारे हम इंशाल्लाह इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करें। आप सबको आवाज क्लियर है? जी सबको आवाज आ रही है? स्टार्ट करते हैं जी। ये काइंडली एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ सबको। सबसे पहले हम ब्रॉडर पिक्चर लेते हैं, है क्या पुरानी स्कीम में और न्यू स्कीम में है क्या। पुरानी स्कीम की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला एंट्री का रूट है दैट इज AFC, उसके बाद एक कैफ, और पैरेलल हम स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। AFC में हमारे पास 4 पेपर हैं, ठीक है, और कैफ में हमारे पास 1 से लेकर 9 है। स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें तो राइटिंग स्किल्स टेस्ट और PCSE है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि जो नई स्कीम आएगी, ये वाली स्कीम, इसमें जो ओल्ड स्टूडेंट्स जो या यहाँ पे फॉल कर रहे हैं या यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, उनके साथ क्या बनेगा। तो हमारी जो टोटल डिस्कशन है वो टिल ये है कैफ तक, ठीक है। हम AFC, कैफ
यहां तक के इशू डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें आर्टिकल, ट्रेनिंग या फाइनल के इश्यूज नहीं है। अभी हमारा जो मेन फोकस है, पॉइंट ऑफ फोकस है, वो है हमारे पास कैफ का। आवाज का इशू आ रहा है, किसी और को भी आ रहा है जी? आवाज सबको क्लियर है? नहीं, ठीक है जी। आपकी तरफ से, अवैस भाई, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है शायद जी। अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि एएफसी में 4 पेपर्स हैं, कैफ में 9 पेपर्स हैं। न्यू स्कीम में क्या है? न्यू स्कीम में उसने 3 लेवल कर दिए। देखें, पहले थे 2 लेवल, अभी उसने कर दिए 3 लेवल। पीआरसी और कैफ को उसने ग्रुप ए और बी में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यहां पे 4 थे, पीआरसी में उसने 5 कर दिए, कैफ में ग्रुप ए में 4 और ग्रुप बी में भी 4। ठीक है, अब ये इस स्लाइड से या इस डेटा से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमने जो सारी डिस्कशन करनी हमारे माइंड में हो कि करंट स्कीम का स्ट्रक्चर वो आपके जहन में है, बट न्यू स्कीम का स्ट्रक्चर आपके जहन में हो, ताकि हम इसको लेकर आगे चल रहे हो। यहाँ पे राइटिंग स्किल्स था, यहाँ पे एमएस ऑफिस और पीपीई है प्रेजेंटेशन के बारे में। ये सर, ये सेशन रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा। दोबारा बता दूं, सीएमएडीजी का यूट्यूब का चैनल है, वहां पे ये अवेलेबल होगा। आतिफ आबिद साहब का यूट्यूब का चैनल है, ये वहां पे अवेलेबल होगा। सीएमएडीजी का फेसबुक का जो पेज है, वहां पे भी ये अवेलेबल होगा। सब जगह पे ये अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं कि करना क्या है। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे क्या करना चाहिए? या मैं एएफसी में हूं या मैं कैफ में हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किन चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए, आगे क्या होगा, अभी मैं कहां पे हूं, किस स्टेज में मैं फॉल करता हूं, फ्यूचर में न्यू स्कीम में फॉल करूंगा तो किस एरिया में जाऊंगा, क्योंकि वहां पे पीआरसी कैफ में 2 ग्रुप ए और बी है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी अजमल कांजू। जब हम ये बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं या इस स्टेज में फॉल कर रहा हूं या मैं इस स्टेज में फॉल कर रहा हूं। अब जब मैं स्विच करूंगा न्यू स्कीम में, तब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या चीजें मेरे जहन में होनी चाहिए, स्कीम किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या चीजें होंगी, आई कैप हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ये सारी डिस्कशन, ये सारे प्रॉब्लम, सारे कंफ्यूजन इंशाल्लाह ये अभी इस सेशन में हम क्रैक करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। सही स्कीम अप्लाई कब से होगी? यार यही अभी सब कुछ ये डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन्होंने स्कीम में क्या दिया हुआ है, लास्ट टाइम जब स्कीम अप्लाई हुई थी तब क्या हुआ। ये व्हाट शुड आई डू में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जहन में ना कुछ सवाल होने चाहिए। हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो लास्ट पॉलिसी थी वो इंप्लीमेंट कैसे हुई। ठीक है, जो 2013 की पॉलिसी आई थी वो इंप्लीमेंट कैसे हुई थी, आई कैप ने क्या क्या किया था, क्या उसने फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, क्या स्कीम्स दी थी, कितना टाइम दिया था, कितने टाइम दी थी, क्या एक तरीके का अडॉप्ट किया था। जब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, फिर हम इनके इस स्टेप के कंक्लूजन्स को अप्लाई करेंगे न्यू स्कीम के ऊपर, तब हम एक रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास कुछ बेसिस बन जाएंगी, कुछ प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जिसकी बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि न्यू स्कीम में हमारे साथ क्या होगा, हम कहां पे फॉल करेंगे, किस किस कौन कौन सा एरिया हमारे ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी, ये हमारे जहन में होने चाहिए क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं, जब हमने कहा कि हमारे जहन में 2 सवाल होने चाहिए, हम पहले क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि पुरानी स्कीम में क्या हुआ था। ओल्ड स्कीम 2013 की बात करें तो आई कैप ने इसको कहा था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2013। इफेक्टिव डेट वाज गिवन इन स्कीम। देखें, आप बीएमबीएस का पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी मिथ्स, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने सारे इस सेशन में डिस्कस करने हैं। थोड़ा सा ऐसा सा जिस हम स्लाइड पे हैं, जिस एरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ सेशन एक क्यूए
सेशन है जिसमें आप प्रॉपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इसके अलावा ये जो आपके क्वेश्चंस अभी इन बिटवीन आ रहे हैं, ये सारी चीजें ये साथ साथ डिस्कस होंगी। जब हम पुरानी स्कीम की बात करते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2013, सबसे मेन इसमें क्या था, इफेक्टिव डेट दी हुई थी। इफेक्टिव डेट से क्या मुराद है, उन्होंने ये स्कीम में मेंशन किया था कि ये मार्च 15 2014 से ये अप्लाई होगी, सब्जेक्ट टू ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। उन्होंने इस स्कीम में ये कुछ अरेंजमेंट्स दे दी थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने जब ये स्कीम लॉन्च की तो उन्होंने इस पे डेट दे दी कि ये जो हम स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसने मार्च 15 2014 से अप्लाई होना है, इंप्लीमेंट होना है। फिर हुआ क्या, फिर एक्चुअल में ये ऑटम 14 में अप्लाई हुई। मार्च अगर 15 की बात करें 2014, तो यस सितंबर 14 हमारी ये जो ऑटम 14 की अटेम्प्ट बनती है, यहाँ पे ये अप्लाई हो गई। तो सबसे पहली चीज जो हमने पुरानी स्कीम के बारे में अंडरस्टैंड की वो थी कि इस स्कीम में उन्होंने इफेक्टिव डेट को क्लियरली बताया हुआ था कि ये स्कीम कब से एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले हमने पुरानी स्कीम से ये अंडरस्टैंडिंग ली। आगे चलते हैं, पुरानी स्कीम में और क्या हुआ था, ये जो उसने इफेक्टिविटी तो दे दी कि ये इस डेट से इफेक्टिव होगी, प्लस उसने कुछ इक्विवेलेंसेस, कुछ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट भी उसने बताई थी। ये सबसे अहम एरिया है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि पुराने स्कीम के जो पेपर थे उस वक्त होता था मॉड ए बी सी डी, ठीक हो गया। अब ये पुरानी स्कीम थी, फिर न्यू स्कीम जो लॉन्च हुई वो थी एएफसी प्लस कैप। अब ये इक्विवेलेंस ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जो इस हर मॉड्यूल में पेपर फॉल कर रहे थे उन्होंने बताया कि हर मॉड्यूल का कौन कौन सा पेपर इसमें किस किस लेवल के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि लेट्स से कि आपने मॉड्यूल बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास की हुई है, तो आपको एएफसी या कैफ में से कौन कौन सा पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको उसकी इक्विवेलेंस मिल जाएगी, यानी कि वो आपका पेपर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड कंसिडर होगा। तो उन्होंने इस स्कीम में इफेक्टिव डेट दी कि ये स्कीम कब से अप्लाई होगी, प्लस उन्होंने इक्विवेलेंस का बताया। आगे चलते हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रांजिशनल पॉलिसी का बताया। ट्रांजिशनल पॉलिसी क्या है कि लेट्स से कि मैं एक मॉड्यूल सी में अभी हूं, मेरे पेपर कुछ मॉड्यूल सी के एक दो रहते हैं और मेरे कुछ पेपर डी के रहते हैं, तो इस फेज में मुझे कितनी देर तक रहना है, पेपर टू पेपर मैंने देखना है कि मैंने इस फेज में इस मॉड्यूल में कितनी देर तक रहना है, ठीक है जी। ये है ट्रांजिशनल पॉलिसी। यानी कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मॉड्यूल सी में मेरा टैक्स का पेपर रहता है, ठीक है, अब न्यू स्कीम में ये चेंज हो गया, ये एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो आपका पुरानी स्कीम का पेपर है, क्योंकि आप मॉड्यूल सी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इतनी अटेम्प्ट्स मिलेंगी, अगर आप उन अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको न्यू स्कीम का टैक्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक हो गया। इस तरीके से उन्होंने ट्रांजिशनल अरेंजमेंट भी दी। फिर वो जो स्पेसिफाई लेट्स से 3 अटेम्प्ट्स मिली, जब ये अटेम्प्ट्स लैप्स होती हैं फिर आप ऑटोमेटिकली नई स्कीम में स्विच कर जाते हो। तो अगर मैं पुरानी स्कीम यानी कि 2013 की स्कीम की बात करूं तो 3 चीजें हमें उन्होंने सबसे मेन बताई। इफेक्टिव डेट क्या है, पेपर्स की इक्विवेलेंस क्या है, उसके बाद ट्रांजिशन पॉलिसी क्या है, ट्रांजिशन की अरेंजमेंट्स क्या है कि पुरानी स्कीम के लोग उनके जो पेपर रहते हैं वो पुराने उसमें पैटर्न में तो फॉल कर रहे हैं, बट न्यू स्कीम में उनके साथ हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ये 3 चीजें हमें बताई। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारा वो जो था कि हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि न्यू स्कीम क्या है। हमने जो मेजर 3 चीजें, बाकी इंफॉर्मेशन होती है, ये सब्जेक्ट्स होंगे, उसकी डिटेल ये होगी, एंट्री रूट ये है, फला फला एजुकेशन सिस्टम के लिए, या जैसे एफएससी है, ओ लेवल है, ए लेवल है, 14 इयर्स एजुकेशन है, 16 इयर्स एजुकेशन है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इक्वलेंस वगैरह की बात होती है, डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, सब्जेक्ट की डिटेल होती है, उनके सिलेबस की बात कर रहे होते हैं। उसमें जो हमसे रेलेवेंट, जिसकी बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये था कि इफेक्टिव डेट इस
पॉलिसी की क्या थी, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स मेरे रहते थे और जो मेरे पास हो गए थे उसका इक्विवेलेंस का क्या स्ट्रक्चर था, प्लस जो मेरे पेपर रह गए हैं, सिर्फ जो पेपर रह गए हैं उसकी ट्रांजिशन की पॉलिसी क्या थी। ठीक है जी, ये तीन चीजें हमने सीखी। अब हमने देखना है क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन न्यू स्कीम जो लॉन्च की है, जो जिसका डॉक्यूमेंट आईकैप की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या ये इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। इतनी देर में क्वेश्चंस लेते हैं जी। जी जैनब, इस क्वेश्चंस का जो है ना एंड पे जो होगा ना क्वेश्चन आंसर सेशन, उस पे रिप्लाई कर देते हैं। बीएमबीएस का भी एंड पे हो जाएगा आंसर। व्हाई आईकैप चेंज इट्स स्कीम। देखें जी, जो आईकैप में लोग बैठे हैं उन्होंने भी काम करना होता है। दुनिया की जो डिफरेंट बॉडीज हैं उसके स्ट्रक्चर को देख के आपने पैरेलल चलना होता है कि आपका भी जो एकेडमिक सिस्टम है वो पैरेलल कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग अभी भी कॉर्पोरेट लॉ कर, अच्छा ठीक है सर, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। सीएमएडीजी का यूट्यूब चैनल है, आतिफ आब्दी साहब का यूट्यूब चैनल है, सीएमएडीजी का फेसबुक का पेज है, ये हर जगह पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जी। अब हमने तीन चीजें सीखी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तीन चीजों में जो सबसे मेन हमारा डिस्कशन का क्रक्स है, पॉइंट है, वो है ये पेज। ये 2013 की स्कीम का इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये मॉड्यूल्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ये न्यू स्कीम है एएफसी कैप, यानी कि जब 2013 वाली स्कीम अप्लाई हुई थी, ठीक है, और ये सीफैप, तो उसके जो स्टेजेस थे, पुरानी स्कीम के जो लोग मॉड्यूल ए बी सी डी में थे, उनकी इक्विवेलेंस किस तरीके से थी सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं। इंग्लिश का पेपर जिसका मॉड्यूल ए का पास था, एएफसी का उसका पेपर देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव मेथड्स एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स बिल्कुल, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये देखें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो मॉड्यूल बी का होता था, कैप में ये दो पेपर खत्म कर गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्लस FR1 ये खत्म कर गया। एमला की बात करें तो जो बिजनेस लॉ अभी हम पढ़ते हैं उसमें उसने कहा मर्केंटाइल लॉ का सेक्शन इसकी बेस पे आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पे FAR2, टैक्सेशन की बेस पे टैक्सेशन, ठीक है, BCBS की बेस पे ये देखें AFC में बिजनेस कम्युनिकेशन और BMBS। अब आप एक चीज नोट करें यहां पे, और यहां पे ये मॉड्यूल डी में था आईटी, यहां पे AFC में है। ये मॉड्यूल सी में है BCBS, यहां पे AFC का एक पेपर और BMBS का कैफ का एक पेपर। तो आगे जो स्टेजेस आती हैं उसमें उसने बताना है कि आपने जो पेपर पास किया हुआ है, ये पेपर अगली स्कीम में किस किस कैटेगरी के कौन कौन से पेपर्स को एग्जाम्प्ट कर देगा, आपको वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सबसे मेन स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंस का जो हम ढूंढेंगे। यानी कि हमने बात की इफेक्टिव डेट की, इक्विवेलेंस की, ट्रांजिशनल पीरियड की। इसकी बेस पे फिर हम एक जो मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा कि हम अगर इस स्कीम के पेपर उठाएं, पुरानी स्कीम के पेपर उठाएं तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ये हम इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब हमने तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ये देखना है कि ये जो न्यू स्कीम 2021 आई है इसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले उसने दिया हो कि इसमें एंट्री रूट्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से पेपर, कौन कौन से तालीम रखने वाले लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, किस किस लेवल पे वो एंट्री ले सकते हैं, और उस लेवल पे कौन कौन से पेपर उनके एग्जाम्प्ट होंगे, क्या उनका एंट्री का लेवल होगा। हर स्टेज को उसने अलग अलग, FSC 14 16 ग्रेजुएट्स, ठीक है, ये सारी चीजों को उसने डिस्कस किया हुआ न्यू स्कीम में। उसके बाद उसने स्टेज वाइज सब्जेक्ट को जो है ना वो बताया हुआ है QAT, जिनके जो मार्क्स हैं 50 to 60% है, उन्हें क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। PRC में उसने 5 पेपर बताए हुए हैं, कैफ में उसने 8 पेपर और CFAP में 6 और प्लस 2 जो है ना केस स्टडीज। ठीक हो गया। उसने दो चीजें ये बता दी, एंट्री रूट्स और सब्जेक्ट वाइज डिटेल बता दी हर स्टेज की।
अब ये देखें, उसने हर स्टेज का एक टाइम बताया। लेट्स से कि ये जो पीआरसी के पेपर हैं कितने टाइम में आपने पास करने हैं, 5 पेपर हैं, कितने टाइम में आपने पास करने हैं, कुछ पेपर आपके रह जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। अब ये उसने टाइम डिफाइन कर दिया है, तो हम जब पुराने पेपर्स को नए पेपर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इस टाइम की बेस पे हमें ट्रांजिशन की पॉलिसी चाहिए होगी, ताकि पुराने स्टूडेंट्स को पता लगे कि मेरा ये पेपर कितनी अटेम्प्ट्स में मैंने पुरानी स्कीम पे पास करना है, ताकि मुझे नई स्कीम का पेपर ना देना पड़े। तो ट्रांजिशन पॉलिसी बड़ी अहम हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद उसने हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में बताया कि पीआरसी टू कैफ लेवल कौन से करने हैं, कैफ टू सीफैप लेवल कौन से करने हैं। फिर उसने आर्टिकल या ट्रेनिंग्स की बात की, और उसमें उसने बताया कि ट्रेनिंग के साथ आपने ऑनलाइन एथिक्स की ट्रेनिंग भी लेते रहना है। अब मजे की बात यह है कि हमने तो 3 चीजें देखी थी जो हमारे लिए सबसे क्रूशियल थी, जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते थे। एक थी इफेक्टिव डेट, एक थी इक्विवेलेंस, और एक थी ट्रांजिशनल पॉलिसी। तो अब अगर मैं देखूं न्यू स्कीम को, उसका पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप लोग भी डिटेल में स्टडी करें, तो इन 4 चीजों के अलावा आपको न्यू स्कीम में कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब जिसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग होनी है, दैट इज मिसिंग। न्यू स्कीम में ये तीनों चीजें हैं ही नहीं। यानी कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जो न्यू स्कीम 2021 है, ये कब से इफेक्टिव होगी, कौन सी इसकी अटेम्प्ट पहली अटेम्प्ट होगी, पीआरसी की कौन सी अटेम्प्ट पहली होगी, कैफ की कौन सी अटेम्प्ट पहली होगी, ठीक है, इक्विवेलेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, ट्रांजिशन की क्या पॉलिसी होगी। लेट्स से जैसे भी एक भाई ने सवाल किया होता कि बीएमबीएस का क्या बनेगा, अगर किसी का बीएमबीएस का एक पेपर रहता है, तो उसके लिए आईकैप क्या गाइडलाइंस देगा कि एक पेपर के लिए आपके पास कितनी अटेम्प्ट है, ताकि आप इसको पास करो तो आपका कैफ क्वालिफाइड कंसीडर हो। या अगर आप इतने अटेम्प्ट्स में ये पास नहीं करते, तो आपको पुरानी अटेम्प्ट का एक पेपर या 2 पेपर जितने भी, उसने इस तरह की इक्विवेलेंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया, ना उसने ट्रांजिशन की पॉलिसी दी है। तो जिन 3 चीजों की बेस पे हमने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे हमने बात की, 1 by 1 चलते हैं। इफेक्टिव डेट, ये उसने पुरानी स्कीम में मेंशन किया हुआ था और ये ऑटम 14 में अप्लाई हुई। न्यू स्कीम की बात करें तो ऐसा कुछ उसने नहीं बताया। इसका मतलब ये इतना अहम एरिया है, दैट इज मिसिंग। इसका मतलब हम न्यू स्कीम की बेस पे अभी डिसीजन नहीं कर सकते कि ये कब से अप्लाई होगी, कब से ये इफेक्टिव हो जाएगी। उसको भी देखते हैं कि कौन कौन सी डेट वो अनाउंस करे, तब हमने क्या क्या अपना लाहे अमल बनाना है, अपने जो प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस करना है वो कौन सा हो सकता है। नंबर 1, उसने इफेक्टिव डेट न्यू स्कीम में नहीं दी हुई। अब ये जो हमने डिस्कस किया था कि इफेक्टिविटी के साथ इक्विवेलेंस और ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, ये भी अगर न्यू स्कीम की बात करें तो ये भी दोनों अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हम तो ज्यादा डाउट में आ गए। ठीक है जी। तो 3 जो हमारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी वो तीनों मिसिंग है। इसका मतलब हमें जस्ट पिछली स्कीम की जो इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर था, जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट थी, उसको जहन में रखते हुए कुछ प्रोबेबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, ताकि हमें आइडिया हो सके कि अगर अगली अटेम्प्ट में या उससे अगली अटेम्प्ट में ये आती है, ये न्यू स्कीम अप्लाई होती है, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ताकि हम उन चीजों को जहन में रख के अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें, फर्दर प्लानिंग करें। अब उन्होंने तो इक्विवेलेंस नहीं दी हुई। अब ये बहुत अहम है पार्ट, इस हमारी जो है प्रेजेंटेशन का, हमारे सेशन का सबसे अहम पार्ट है कि हमने पुरानी जो उसने इक्विवेलेंस शेयर की थी स्कीम 2013 में, उसकी बेस पे हम एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। ये 3 स्टेजेस के पेपर है। सबसे पहले एएफसी, फिर कैफ, फिर कुछ राइटिंग स्किल्स और पीपीएससी। कैफ में हमारे पास 4 पेपर, और एएफसी में 4 पेपर, और कैफ में हमारे पास आ गए 9 पेपर। अब हमने देखना है कि अगर हम न्यू स्कीम, ये हम अपनी प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। 2 तरह के इक्विवेलेंस होती है, एक होता है हेड टू हेड, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स है। क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर बात करें, क्या ये जो पुरानी स्कीम का एक पेपर था, नई स्कीम में भी इस जैसा एक ही पेपर है? इट मींस अगर मेरा क्यूएम पुरानी स्कीम में पास है,
तो मुझे नई स्कीम में नहीं देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं सिर्फ स्टेप नंबर 1 पे हेड टू हेड। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश की बात करें तो न्यू स्कीम में ऐसा कोई पेपर नहीं है। इसका उसने एंट्री टेस्ट जो सीए के लिए जिसके मार्क्स 50 to 60% होंगे, उसमें इसका सिलेबस होगा। इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें इंग्लिश भी है और एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है जी, इसका मतलब न्यू स्कीम में हमारे पास ये पेपर नहीं है। लेट्स से कि आपके नंबर ही 60% से ज्यादा हैं, तो आपको ये क्यूएटी भी देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाएंगे नई स्कीम में, आपको इंग्लिश का पेपर नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2 चलते हैं, क्यूएम। क्यूएम में पीआरसी का पेपर है, इसका मतलब जिसका एएफसी में क्यूएम क्लियर है उसका पीआरसी 2 क्यूएम क्लियर कंसीडर होगा। फिर बात करते हैं आईटी की। अब आईटी का जो पेपर है इसमें एमएस ऑफिस ही था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसको वो पेपर की फॉर्म में लेता था। अब उसने इसको स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स वाले एरिया में रख दिया है, यानी कि इसको हमने करना होता है न्यू स्कीम के हिसाब से पीआरसी टू कैप में। अब जिसका आईटी पास होगा उसको ये चीज करने की जरूरत नहीं होगी, ये उसको इस पेपर में या इस स्किल सेट में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। अब हम हेड टू हेड में चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जिसका कैफ 1 क्लियर है उसको ये पेपर न्यू स्कीम में देने की जरूरत नहीं होगी, उसका एग्जाम कंसिडर होगा। जी जी, ये देखिए, ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं इक्विवेलेंस की, ये मोस्ट प्रोबेबल है और ये हमने जो बेसिस उठाई हैं लास्ट टाइम उसने 2013 में जो पॉलिसी दी थी और उसमें उसने इक्विवेलेंस को डिस्कस किया था, ये हम उसकी बेस पे तकरीबन ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इस तरीके से हो रहा होगा। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की बात करें तो पीआरसी 3 है न्यू स्कीम में पेपर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब कि जिसका कैफ 2 पास होगा होप्स हो कि उसको ये देने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से एफआर 1 है, कैफ ग्रुप ए में एफआर 1 सेम लेवल का पेपर है। कैफ 6 टैक्स प्रैक्टिसेस, कैफ ये ग्रुप ए का सेम लेवल का पेपर है। एफआर 2 एंड ऑडिट प्लस ये जो प्रेजेंटेशन है इसी तरीके से प्रेजेंटेशन को उन्होंने नाम चेंज कर दिया, मिलती जुलती चीजें होंगी। अब जब हम हेड टू हेड बात कर रहे हैं तो इसमें आपका हम एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे ये है कैफ 1। आपने पुरानी स्कीम में कैफ 1 क्लियर किया, अब जरूरी नहीं है कि पीआरसी 4 में इसका सिलेबस ज्यादा हो या कम हो। जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी सारी देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस न्यू स्कीम में कम हो या ज्यादा हो। तो इसमें क्या होगा, आपको हेड टू हेड एग्जाम्पशन मिल जाएगी, आपको इसमें अपेयर होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये हैं सारे हेड टू हेड, यानी कि अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 पेपर और एक प्रेजेंटेशन, ये 10 हेड टू हेड है। इसका मतलब है कि हमें ये लगता है पुराने एक्सपीरियंस को, पुरानी स्कीम के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को देखते हुए ये हेड टू हेड ये पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आपका एएफसी और कैप में ये पेपर पास हैं तो। जी, वुड पीआरसी बीसीबी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं बाकी जो हेड टू हेड में फॉल नहीं कर रहे। एक है हमारे पास बीसीबीएस, एक है लॉ, एक बीएमबीएस, कॉस्ट और राइटिंग स्किल्स, यानी कि 1 2 3 4 5। अब अगर हम इस पूरे सेशन का, इस सेमिनार का इस डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें तो हमें जो जहन में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, कंफ्यूजन्स होनी चाहिए, इन 5 एलिमेंट्स के लिए, इन 5 एंगल्स को लेकर होनी चाहिए। कि बाकी तो चलो हेड टू हेड बन रहे हैं पुरानी स्कीम और न्यू स्कीम को लेकर, अब हम बात करें 5 की, ये तो हेड टू हेड नहीं बन रहे। इनके साथ क्या होगा, हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटीज को बड़ा स्टडी किया है, डिस्कस किया है, पुराने इक्विवेलेंस को देखा है और पुराने स्ट्रक्चर्स को देखा है आईकैप के जो वो अडॉप्ट करता है, उसकी बेस पे हमने बाकियों के लिए भी प्रोबेबिलिटीज बनाई है, उसको देखते हैं। बीसीबीएस के लिए बात करें तो हमारे पास एक पीआरसी 1 का पेपर होगा, बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंसिव स्किल्स। अब मजे की बात है, पुरानी स्कीम में तो हमारे पास राइटिंग स्किल्स भी होता था, हमने बीसीबी दिया पुरानी स्कीम में, राइटिंग स्किल्स भी दिया। अब यहाँ पे न्यू स्कीम की जब बात करते हैं तो वहां पे एक पेपर है पीआरसी बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंसिव स्किल्स। तो न्यू स्कीम में हमें ये लगता है
कि ये दोनों मिलके, अगर आपके ये दोनों क्लियर हैं, आपने राइटिंग स्किल्स भी दिया हुआ है और एफसी2 भी आपका क्लियर है, तो आपको इसमें अपेयर होने की जरूरत नहीं, ये आपका इक्विवेलेंस कंसीडर होगी और आपका ये क्लियर कंसीडर होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बाकी जो बच गए, बिजनेस लॉ। पुरानी स्कीम की बात करें जो अभी हमारी चल रही है कैफ 3, कैफ 3 में दो सेक्शंस हैं, एक एम लॉ और एक सी लॉ। ठीक है, अभी हमारा ये जो बिजनेस लॉ का पेपर है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने तैयार करके दोनों ही देने होते हैं। न्यू स्कीम की बात करें तो ग्रुप ए कैफ में मर्केंटाइल लॉ है और ग्रुप बी की बात करें तो उसमें कंपनी लॉ है। अब ये जो पेपर है हमारा दोनों, जब हम पुरानी स्कीम से 2013 की स्कीम में आए थे तो ये हमारे पास दोनों पेपर थे और हमने जिसने दोनों क्लियर किए हुए थे उसका ये पूरा बी लॉ एग्जेम्प्ट हो गया था, उसको इसको देने की जरूरत नहीं थी। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इस दफा अगर किसी का कैफ 3 क्लियर है तो यस, हमें ये दोनों पेपर देने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल यही है कि ये क्लियर कंसीडर होगा। ठीक है जी, ये है बिजनेस लॉ। उसके बाद बात करते हैं दो पेपर्स, यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कशन की, कुछ पेपर्स हेड टू हेड, उसके बाद बीसी का पेपर और उसके बाद बी लॉ का पेपर, वो भी ऑलमोस्ट हेड टू हेड बन जाते हैं। बीसी और राइटिंग स्किल्स पास होगा तो आपका PRC1 क्लियर हो जाएगा, अगर बिजनेस लॉ पास होगा तो आपके दोनों लॉ पास हो जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं दो पेपर, BMBS, ये हमारे पास न्यू स्कीम में है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की, ये ग्रुप ए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जब हमारा पुरानी स्कीम में कैफ 4 पास होगा तो PRC में जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, प्रोबेबिलिटी यही है कि ये हमारा क्लियर कंसीडर होगा। ठीक है, अब जब कैफ 8 हमारा पास होगा तो ये भी हमारा ग्रुप ए में जो कैफ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी हमारा क्लियर कंसीडर होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि न्यू स्कीम में एक नया पेपर है, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें अगर बात करें कॉस्ट की, इसमें कॉस्ट का पोर्शन है, इसमें बीएम का पोर्शन है, बीएम का थोड़ा पोर्शन है, कॉस्ट का ज्यादा पोर्शन है। अब ये एक खिचड़ी वाला एरिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इसका क्या होगा। तो हमें ये लगता है जो हमारी डिस्कशन है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिसके ये दोनों पेपर पास होंगे, उसको इस जो नया पेपर है इसकी साथ एग्जाम्पशन मिल जाएगी, इसकी इक्विवेलेंस ये होगी। तो ये हमने पहले बात की हेड टू हेड की। उसके बाद हमने 1 बाय 1 पेपर को डिस्कस किया कि बीसी का क्या होगा, बीएमबीएस का क्या होगा, कॉस्ट का क्या होगा। ठीक है जी, ये हमने सारी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया। ये हम लास्ट टाइम की इक्विवेलेंस को देखते हुए ये हमारी असेसमेंट है कि ऐसे हो सकता है जब न्यू स्कीम आएगी। ठीक है, अब ये हमने अलग अलग डिस्कशन की, अब हम इसको एक पेज पर लेकर आते हैं, फिर ये जो एरिया है इस पे आपके क्वेश्चंस लेंगे। जी, वो जो आपने सारी डिस्कशन देखी हेड टू हेड और अलग अलग, ये अब सारी पिक्चर आपके पास एक पेज पे अवेलेबल है। जी, अब आपके पास ये पूरा पुराना वर्जन है AFC, एक मिनट दीजिएगा। AFC कैफ, इसके सारे पेपर्स हैं ये, प्लस ये न्यू स्कीम के सारे पेपर्स हैं। ठीक है, ये हमने सारी इसमें प्रोबेबिलिटीज एक ही जगह पे डाल दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी तस्वीर ले लें, अपने पास रख लें। जो हमने सारे टीचर से डिस्कशंस की, हमने पुरानी पॉलिसीज को डिस्कस किया, हमने सारी पॉलिसीज को डिटेल में स्टडी किया, उन पुरानी पॉलिसी में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के एक एक एंगल को देखा, उसकी बेस पे हमने ये प्रोबेबिलिटीज बनाई हैं कि हमारा जो एग्जाम्पशंस का लेवल है, जो हमारा इक्विवेलेंस है, वो इस तरीके से हो सकती है। इस पेज को अपने पास सेव कर लें, ये मैक्सिमम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कुछ किसी और डायरेक्शन में वो जाएगा। इसकी आप पिक्चर ले लें, अपने पास इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। इसके ऊपर अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। जी,
अच्छा, अगर जो हमने डिस्कशन की है, अगर आप नोट करें, देखें ये सारे हेड टू हेड हैं, ये भी हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये दो पास होंगे तो ये पीआरसी 1 हो जाएगा, ठीक है। बी लॉ की बेस पे ये दोनों हो जाएंगे, बीएम की बेस पे ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस खत्म हो जाएगा, कॉस्ट की बेस पे ये कॉस्ट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक पेपर रहता है कैफ ग्रुप बी में, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि आई कैप जब इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर या ट्रांजिशनल पॉलिसी देगा तो इसके साथ वो क्या करेगा। हमें ये लगता है, हमने जो डिस्कशन की है आपस में, जो इस डिफरेंट चीजों को स्टडी किया है, हमें ये लगता है जिसका बीएमबीएस और कॉस्ट क्लियर होगा तो उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी यही है कि ये पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। जी, सवाल है सर, अगर बीएमबीएस पास है और कॉस्ट पास नहीं है तो न्यू स्कीम में किस तरह इन पेपर्स, मैं यही बात कर रहा हूं। देखें, ये हमने प्रोबेबिलिटी बनाई कि इसकी बेस पे ये हो सकता है। अगर हम यही इसी पिक्चर के सामने रखें, इसका मतलब ये, अगर मेरा बीएम पास है और मेरा कॉस्ट पास नहीं है, इट मींस वो पेपर तो मेरा दोनों की बेस पे, ये मैं सारी डिस्कशन कर रहा हूं जो मैंने प्रोबेबिलिटीज बनाई, इट मींस मेरा वो पेपर तो पास होना था दो पेपर्स की बेस पे, बीएम और कॉस्ट। अब मेरा कॉस्ट पास नहीं है, बीएम पास है, तो इसमें क्या होगा, जो मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांजिशन पॉलिसी, वो मुझे बताएगा कि आपका कॉस्ट रहता है, आपको मैं 3 अटेम्प्ट दे रहा हूं, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं अजम्पशन बेस्ड, 3 अटेम्प्ट देता हूं, आप 3 अटेम्प्ट में अपना कॉस्ट पास कर लें तो आपका ये पेपर क्लियर्ड कंसीडर होगा। जी, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन लेते हैं, न्यू स्कीम में सिलेबस चेंज होगा। जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज हैं, चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस अभी ज्यादा है, अभी अब ये जब ये पीआरसी में जाएगा और इसको उसने सारे पीआरसी को सीबी बेस्ड कर दिया तो इट मींस के इसमें सिलेबस कम होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का सिलेबस ज्यादा है, जब ये सीबी बेस्ड जाएगा तो इसमें भी सिलेबस कम होने के चांसेस हैं। तो यस वी कैन से कि सिलेबस में चेंजेस हो सकती हैं। जो पेपर पीछे जा रहे हैं, पिछले लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि कैफ से पीआरसी में, वहां पे सिलेबस कम हो सकता है। जो पेपर आगे स्प्लिट हो रहे हैं वहां पे भी कुछ चीजें, जो एडवांस लेवल के पेपर हैं, जैसे ये मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, इसमें कुछ चीजें आगे से बीएफडी वगैरह से वहां से भी आ सकती हैं। तो यस वी कैन से कि सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं। सर, ट्रांजिशन अटेम्प्ट्स कितनी मिलेंगी? देखिए, ट्रांजिशन अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो उसने पेपर टू पेपर उसने बताना है, वो मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद, ये मेरी जजमेंट है, प्रोबेबिलिटीज है, 3 अटेम्प्ट्स तो होनी चाहिए और 3 अटेम्प्ट्स हो सकती हैं। अब 3 अटेम्प्ट्स की बात करें तो लोग तो कैफ उसमें पास कर जाते हैं, उसके पास आई कैप के पास स्टे जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टांस होता है कि भाई 3 अटेम्प्ट में आपसे एक पेपर पास नहीं हुआ तो यू हैव टू स्विच टू द न्यू स्कीम, न्यू पॉलिसी। अच्छा जी सर, स्कीम का नाम 2021 है, उसका क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सितंबर 2020 अटेम्प्ट के बाद ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर स्कीम 2013 आटम 14 में अप्लाई हुई है तो उसका नाम फिर उन्हें स्कीम 2014 क्यों नहीं किया? उन्होंने इतने साल गुजर गए, अभी भी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर वो स्कीम 2013 के नाम से पड़ी है। तो मैं देखिए, वो जो 3 एंगल्स आप मिस कर रहे हैं, इफेक्टिव डेट वो बताएगा कब से एप्लीकेबल है, उसके बाद उसने इक्विवेलेंस बतानी है, उसके बाद उसने ट्रांजिशन बतानी है। लेट्स से कि इफेक्टिव डेट बताना उसके लिए सबसे इजी है, इस अटेम्प्ट से होगा। बट ये जो इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर है, जो हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, प्लस ट्रांजिशनल पीरियड, देखिए उसने आगे पीआरसी का एक लेवल और कैफ के 2 लेवल कर दिए और हर लेवल का टाइम पीरियड रख दिया, तो उसे एक अच्छी सी ट्रांजिशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो इफेक्टिव डेट के साथ आपको इक्विवेलेंस प्लस ट्रांजिशनल अरेंजमेंट वो बताएगा, आईकैप की बॉडी वो आपको एक्सप्लेन करेगी। देन यस वी कैन से कि हम अब न्यू स्कीम पे स्विच कर रहे हैं। दैट्स गुड सर, आपने हमेशा दिल जीता है। अब ये आप किसको कह रहे हैं? आप जिस सबको कह रहे हैं, ओके। मीन्स 2021 स्कीम ऑटम 2020 से होगा अप्लाई, ये कुछ कह नहीं सकते। अगली स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ ऐसी डिस्कशन करनी है कि ये स्कीम कब से एक्सपेक्टेड हो सकती है, इस पर भी वेट कर लेते हैं। सर, मार्च 22 से पहले कैफ के सब्जेक्ट कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट हैं? देखें, ये हमारे सामने ये हमारे सामने है स्ट्रक्चर। एक मिनट दीजिएगा।
अच्छा देखिए, आप इसकी डिसीजन मेकिंग आपको करनी चाहिए हेड टू हेड की बेस पे, ठीक है। अगर मैं आपको हेड टू हेड पे ले जाऊं वापस, ये मेरे पास है ये हेड टू हेड है। मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, जो हेड टू हेड वाले पेपर हैं, जो पेपर आपका कैफ में पास होगा वही न्यू स्कीम में पास होगा। तो अगर हम इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख दें तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी प्लानिंग इससे अच्छी हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास हेड टू हेड पेपर है। आई थिंक सो कि ये आपके होने चाहिए सेकंड प्रायोरिटी पे। अब सबसे आखिर वाला पेपर है कैफ 7 एंड कैफ 9, कैफ 6, कैफ 7, 9 और 5। इसका मतलब है कि अगर हम पहले 4 पेपर तक बात करें तो हॉट फेवरेट मुझे लग रहा है लॉ, क्योंकि इसने 2 में स्प्लिट होना है। उसके बाद बीएमबीएस है, उसके बाद है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अगर आपके हेड टू हेड को अटेम्प्ट करने का प्लान नहीं है तो आई सजेस्ट के बिजनेस लॉ, बीएमबीएस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जी, अगला सवाल लेते हैं। सर, अगर बीएमबीएस एंड कॉस्ट दोनों पास नहीं, न्यू स्कीम के अप्लाई होने से पहले तो हमें न्यू स्कीम का मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस देना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, ट्रांजिशनल पॉलिसी में बताएगा कि अगर आपके पुराने स्कीम में पेपर रहते हैं तो वो आपको कुछ टाइम देगा, 1 अटेम्प्ट से लेकर 6 अटेम्प्ट तक वो दे सकता है। अगर हम उसे एवरेज करें तो मेरे ख्याल में ये 3 वाला सबसे आइडियल सीक्वेंस बनेगा कि 3 तक उसे, मुझे लगता है शायद वो देंगे कि आपके पुराने जो स्कीम के पेपर हैं वो 3 अटेम्प्ट्स में पास कर लें ताकि आपको न्यू स्कीम में ना जाना पड़े। अगला सवाल लेते हैं। अगर आपका दोनों नहीं पास हो, 3 अटेम्प्ट्स या जो उसने ग्रेस पीरियड दिया या जो ट्रांजिशनल पॉलिसी में उसने आपको अटेम्प्ट प्रोवाइड की, अगर आप उसमें पास नहीं कर पाते तो यस, आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस न्यू स्कीम में ये वाला 4, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, और यस ये आपको ये देना पड़ेगा। जी, आगे सवाल लेते हैं। जी सर, ये भी सुना है कि न्यू स्कीम में मिनिमम 3 पेपर्स एक अटेम्प्ट में करने होंगे, ये आपने कहां से सुना है जी? देखिए, वो मैंने आपको बताया कि उसने हर स्टेज के लिए डिफरेंट टाइमलाइन दी है। जैसे वो पीआरसी की बात करता है, वो कहता है कि जब आप पहली अटेम्प्ट देंगे तो आपके पास 12 महीने हैं। 12 महीने में यू हैव टू क्वालिफाई दोज पेपर्स, यानी कि 5 पीआरसी। अब 12 महीने को आप प्लान कर लें कि आप 5 पेपर किस तरीके से करते हैं। तो वो उसमें जो न्यू स्कीम को आप स्टडी करें तो उसमें उसने टाइमलाइंस दी हुई है। वो कहता है कि 12 महीने में आपने ये पास करना है, फिर आप अगली स्टेज पे मूव करेंगे। और वो फिर उसने कुछ ऐसा भी बताया कि 2 रह जाए तो फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल न्यू स्कीम में प्रोवाइडेड है। एफबी पर सीए के पेपर्स हैं, ये क्या मतलब है भाई, आपका समझ नहीं है सर। न्यू स्कीम में उसने कैफ के लिए 1 ईयर दिया है, ठीक है, वो टाइम तो वो देख सकते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पहली बात है कि हम अभी पुरानी स्कीम में हैं, अभी उसने कोई इफेक्टिव डेट नहीं दी, उसने इक्विवेलेंस का स्ट्रक्चर नहीं दिया, उसने ट्रांजिशनल पॉलिसी नहीं दी। नंबर 1, हमें अपने पेपर पे फोकस करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मुझे इशू हो सकता है, तो फिर आप हेड टू हेड वाले पेपर छोड़ के, उसमें लॉ है, उसमें बीएमबीएस है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है, इस तरह के पेपर को अपनी पहली प्रेफरेंस रख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी तो वैसे ही हेड टू हेड है। ये देखिए ना, ये हमारे सामने ये पिक्चर है, ये बीसी का पेपर है, ये राइटिंग स्किल, इसकी बेस पे ये एग्जाम होना है। ठीक है, शीला की बेस पे ये 2 पेपर एग्जाम होने हैं। ठीक है जी, बीएम की बेस पे ये भी एग्जाम होने हैं और इसका यहाँ पे भी हो सकता है शेयर। ठीक है, कॉस्ट की बेस पे कॉस्ट एग्जाम होना है, यहाँ पे ये मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस भी आ सकते हैं। तो ये 5 एरियाज हैं। अगर आप जिस भी स्टेज पे हैं, अगर आपने इसको प्रायोरिटाइज करना भी है तब भी आप हेड टू हेड वाले पेपर छोड़ के आप ये जो पेपर है जिसमें कंफ्यूजन हैं, जिसमें बाद में न्यू स्कीम में ट्रांजिशनल पॉलिसी में ये इक्विवेलेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं,
तो आप यस अपनी पहली प्रेफरेंस पे उन सब्जेक्ट्स को रख लें। जी सर, WST का पेपर जून 21 में देना। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा प्लान क्या। अगर आपने करना है, पहली बात, अगर आपने प्लान करना है तब हम हेड टू हेड जो पेपर हैं एग्जामिशन उनको छोड़ के ये जो 5 आपको डिफरेंट कलर्स में एरोज नजर आ रहे हैं इनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, जिसमें से हॉट फेवरेट है BC, अगर AFC में आपका पास है तो ओके। बिजनेस लॉ, BMBS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर है जिसकी बेस पे आपको आगे कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने प्रायोरिटाइज करना है तो इनको आप उठा लें। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप पुरानी स्कीम में किसी भी स्टेज में फॉल कर रहे होंगे तो वो ट्रांजिशनल स्कीम या ट्रांजिशनल अरेंजमेंट देगा, जिसमें आपको बताएगा कि अभी आप ये पेपर दे रहे हैं, आपके पास ये अटेम्प्ट हैं, आप इतने अटेम्प्ट में अगर पुरानी स्कीम में पेपर पास कर लेते हैं तो आप अगली स्कीम में ये पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे। और हम आपको मजे की बात बताऊं, जब आप पुरानी स्कीम का बिजनेस लॉ देने जाएंगे तो उसी दिन कुछ स्टूडेंट M लॉ या C लॉ का पेपर देने आए हुए होंगे, यानी कि न्यू स्कीम वाले भी अपने हिसाब से पेपर दे रहे होंगे और पुरानी स्कीम वाले अपने हिसाब से पेपर दे रहे होंगे। ये किस वजह से होता है? ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में वो आपको पेपर टू पेपर अटेम्प्ट्स बता रहा होता है। आगे चलते हैं, इसकी बेस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए पॉलिसी किस पे अप्लाई होगी, जो PRC से अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एडमिशन CA में लिया और अपने CA की स्टडी स्टार्ट की, यानी कि वो PRC से है, उनके ऊपर तो ये विद डे 1 इफेक्टिव हो जाएगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो न्यू स्कीम जब भी अप्लाई होगी, जो स्टूडेंट्स उस वक्त PRC में आएंगे उनके ऊपर उसी डेट से ही इफेक्टिव हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो हम पुराने स्टूडेंट्स से हम क्या करें, इसके ऊपर देखना चाहिए ये 3 चीजें। अगेन हम इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, ये 3 चीजों का हमें वेट करना चाहिए, वो बताएगा। ये सबसे इजी है, इफेक्टिव डेट ICAP के लिए अनाउंस करना, यस वो कर सकता है। बट ये इक्विवेलेंस और ट्रांजिशन, इसमें थोड़ी सी खिचड़ी है। जो हमने एक मोस्ट प्रोबेबिलिटीज के साथ एक स्ट्रक्चर बनाया, आई थिंक इक्विवेलेंस का ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा जिसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग इजी होगी कि किसको किसकी बेस पे हमने ऑप्ट करना है, कौन सा पहले पेपर रखना है, कौन सा बाद में रखना है। ठीक है, पेपर्स कौन से थे जिनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है? लॉ BMBS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस BC। जो आप बात कर रहे थे कि मैं प्लानिंग क्या करूं, तो ये हॉट फेवरेट है। इसकी प्लानिंग, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी ऐसे पंगे में नहीं पड़ना चाहता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो आप इन 3 पेपर्स को पहली प्रेफरेंस पे प्लानिंग करके अटेम्प्ट करें या इसकी कोचिंग लें, इसके पेपर देना स्टार्ट करें। बिजनेस लॉ, BMBS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, BC एंड राइटिंग स्किल्स, ये आप अपनी पहली प्रायोरिटी लेकर चल सकते हैं। जिन्होंने रिसेंटली AFC क्वालिफाई किया उनके लिए क्या सजेशन है कैप की? देखें, आपने AFC क्लियर किया, इसका मतलब आपका ये BC और राइटिंग स्किल्स खत्म हो गया। ये 3 पेपर्स हैं, तीनों उठा लो यार। अगर बिल्कुल ही टेंशन फ्री होना है तो तीनों उठा लो आप। ठीक है जी। अब जब हमारे ये पेपर रहते हैं, उसने क्या करना है इस ट्रांजिशन टाइम, ये 4 पेपर में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ये लगता है, क्योंकि जब वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स देगा या इक्विवेलेंस देगा तो इसमें हमें लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा कि आप किस स्टेज में हो, फिर आपको पेपर वाइज कुछ अटेम्प्ट्स देगा कि भाई लेट्स से कि आपका बिजनेस लॉ रहता है पूरे कैप, वो आपको इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स दे दे कि भाई आपने 3 अटेम्प्ट से ये लॉ पास करना है तो आपका कैप पास कंसिडर होगा। तो वो देखेगा कि आप किस स्टेज में हो, आपको उस हिसाब से उसने ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में कुछ गाइड करना है, कुछ अटेम्प्ट्स उसने देनी है। अगर आप इस ट्रांजिशन टाइम में इन 3 अटेम्प्ट्स में ये अपने पुराने पेपर पुरानी स्कीम के साथ
क्वालिफाई कर लेते तो आपको न्यू स्कीम को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पुरानी स्कीम के ये इन पेपर्स में से कुछ भी अगर रहता है, आपको ये लेट्स से के 3, ये मैं 3 का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये अजम्पशन है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे हमने पास्ट में देखा है। ठीक है, तो अगर 3 अटेम्प्ट्स मिली, आपके 2 रहते थे, बीएम और कॉस्ट। ठीक है, आपको 3 ये पेपर 3 अटेम्प्ट्स मिली, आपका बीएम और कॉस्ट आता था। आप इन 3 में इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करो, आपको कैफ के जो न्यू स्कीम है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप कैफ क्वालिफाइड कंसिडर होगे, आप अगले लेवल पे आ जाओगे। अच्छा, अब वो जो बात कर रहे थे, अगर इफेक्टिव डेट और इक्विवेलेंस वगैरह पीआरसी की जून तक आईकैप अनाउंस नहीं करता, तो जो एएफसी का सितंबर में होने वाला पेपर है वो ओल्ड पैटर्न पे होगा। अच्छा, अब अगली बात अगर करें, अगर इफेक्टिव डेट और इक्विवेलेंस अरेंजमेंट वो कैफ की सितंबर में पेपर होते हैं उस टाइम तक नहीं देता, तो जो मार्च 2020 की अटेम्प्ट है वो भी ओल्ड पैटर्न पे होने के चांसेस हैं। ये हमारे कुछ कंक्लूजन्स हैं कि हमें इन 3 चीजों के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप प्लान करते हो तो ये आपके पास बिजनेस लॉ का एक पेपर, बीएमबीएस का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 3 पेपर, बीसीएन राइटिंग्स के लिए 5 एरियाज हैं। अगर आपने फिर भी प्लान करना है कि न्यू स्कीम के डर को लेके, तो आप इनको प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको प्लान नहीं करते तो टेंशन ना लें, ये जो 5 पेपर के प्रॉब्लम है जिसकी बेस पे इशू हो सकता है इक्विवेलेंस में, जब आईकैप अपनी एक्सप्लेनेशन दे, अपनी वो इक्विवेलेंस या ट्रांजिशन की गाइडेंस दे, इन पेपर में कुछ ना कुछ वो जो है ना ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, तो वो क्या करेगा, इसके लिए आपको कुछ टाइम देगा पुरानी स्कीम में इन्हीं पेपर्स को पास करने के लिए। बाकी तो वैसे ही हेड टू हेड है, वो पुरानी स्कीम में दो, आप न्यू स्कीम में दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर पीआरसी की जो वो अगर इफेक्टिव डेट और वो इक्विवेलेंस आईकैप नहीं प्रोवाइड करता जून तक, ये हमारी अजम्पशंस हैं, तो एएफसी के जो सितंबर के अटेम्प्ट है वो पुराने पैटर्न पे होगी। इसी तरीके से कैफ के लिए अगर वो सितंबर, ये जो कमिंग सितंबर है, सितंबर 21, अगर ये सितंबर 21 तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव डेट या इक्विवेलेंस वगैरह नहीं देता, तो मार्च 2020 की अटेम्प्ट भी पुराने पैटर्न पर होने के चांसेस हैं। ये हमारा कुछ जो कंक्लूजन है वो हमने देखे। उसके बाद ये हमारी तरफ से सारी फाइंडिंग्स थी, सीए मेड इजी की टीम की तरफ से। काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, वैल्यूएबल इनपुट्स। डिफरेंट स्कीम को हमने स्टडी किया, स्पेशली जो 2013 की स्कीम थी और 2021 की स्कीम थी, उसकी जो है ना लाइन टू लाइन स्टडी की गई कि कुछ ऐसा आई कैप ने कोई हिडन मैसेज या मीनिंग ना छोड़ा हो जिसकी बेस पे कुछ वो बता दे कि हमने ये चीज बताई थी। तो उसकी बेस पे ये हमारे पास कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, कि ये चीजें हो सकती हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा जो क्यू एंड ए सेशन है, हमारी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड है और हमने बड़ा इफेक्टिवली कुछ 6 मिनट पहले अपना सेशन खत्म कर लिया। सेमिनार का मजा बहुत आया। अच्छा, आतिफ हाफिज साहब के कैफेट का केम बैच पोस्ट रिजल्ट में है जी। सवाल, सर अगर इफेक्टिव डेट आ जाती तो फिर उसके बाद हम ओल्ड स्कीम के मुताबिक, देखिए वो मैंने आपको टाइम बताया ना, अगर पीआरसी की बात करें तो उसको चाहिए कि वो हमें, ये देखें ना कंक्लूजन वाले पेज पे पहुंचे, पीआरसी की अगर बात करें तो ये जून तक वो हमें बताएगा कम से कम, क्योंकि 3-3 महीने की अटेम्प्ट है, तो एक अटेम्प्ट पहले मैं बताएगा कि अगले पेपर में आपको आपके न्यू पैटर्न पे लूंगा। तो यस, उसने इफेक्टिव डेट भी बता दी, फिर वो आपको साथ सिलेबस भी शेयर करेगा, इक्विवेलेंस वगैरह भी शेयर कर देगा पीआरसी और एएफसी की बेस पे। सितंबर 21 जी। और ये हमारा जो सेशन है ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा सीए मेड इजी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, आतिफ आबदी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। सीए मेड इजी का जो एफबी का पेज है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जब आपके पास भी ये लिंक आए, क्योंकि इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन या जो गाइडेंस है वो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। जो मार्केट में कंफ्यूजन चल रही हैं
या जो रिसर्च के बगैर, पूरी वर्किंग के बगैर कुछ भी डेटा आ रहा है उसको सुनने की बजाय आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लिंक को लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि उनके पास क्लियर एंड कंक्रीट इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो इसकी बेस पे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। अगर उन्होंने न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी को लेकर कुछ प्लानिंग करनी है तो मेरे ख्याल में इसमें हमने हर तरह की चीजों को, हर तरह के एंगल को डिस्कस किया है। सर, जिनके 50 to 60% में मार्क्स हैं तो उनको QRC देनी होगी अगर AFC क्लियर हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो एंट्रेंस के लिए ना यार, QAT का पेपर एंट्रेंस के लिए। जब आप AFC क्लियर कर चुके हैं, आप कब के एंट्री मार चुके हैं CA में, तो आपने वो वापस नहीं जाना। रमजान इफेक्टिव स्टडी टिप्स, ये इसके साथ अलग, इसके ऊपर अलग एक सेशन करना पड़ेगा। ये वैसे पूरा महीना बड़ा क्रूशल है रमजान का, और उसके बाद बड़ा थोड़ा टाइम रह जाएगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी प्लानिंग में हैं कि एक जो ना स्टडी टिप्स और कैसे टाइम की यूटिलाइज किया जाए, कौन कौन से तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, किस किस टाइम को वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, किस तरह के पेपर के लिए कौन सा टाइम सुटेबल होता है। यस, वी आर प्लानिंग फॉर दैट, और इंशाल्लाह हम ये रमजान से पहले इस सेशन को हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये आप नोट कर लें, अगर हम भूल जाए तो आपने हमें याद करवाना, वैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर, इट वाज वेरी हेल्पफुल सेशन। अच्छा जी, अगर BC ओके है और WST अभी नहीं ओके हो तो फिर हेड टू हेड में कैसे मूव करेंगे? सही है। देखें देखें, फिर वो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। वो ट्रांजिशनल पीरियड का ये मतलब ना, कुछ अटेम्प्ट्स मिली, अगर आपने वो पास नहीं किया तो फिर अगर इक्विवेलेंस आई की कैब की तरफ से आती है, वो कहता है कि BC पास हो और रिटर्न स्किल्स पास हो, तब आपको PRC 1 मिलेगा। अगर आपका उसमें से एक भी रहता है और उसने आपको कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं, 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते तो यस, आपको न्यू स्कीम का PRC 1 देना पड़ेगा। एनी स्पेशल टिप्स फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स? ये रमजान वाले सेशन में। ओके हो गया सर जी। अच्छा, मेरे ख्याल में सेशन क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें अगर कोई स्टिल आपको प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ गाइडेंस है, मेरा नाम तो नीचे लिखा ही हुआ है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। फर्दर किसी भी तरह की क्यूरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टीम में है सर उसामा वहीद, ये हमारे 2 नंबर है। अगर मजीद आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये उसामा का। अब मेरे ख्याल में हमने हर जो कंफ्यूजन वाला एंगल हो सकता है उसको क्लियर किया है। क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं एग्जाम्पशंस को लेकर, इक्विवेलेंस को लेकर, वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद आप किस तरीके से प्लानिंग करें। प्लान का सिंपल रूल क्या बताया कि अगर आपने इस स्कीम को लेकर चलना है तो हेड टू हेड वाले को छोड़ के आपके जो बाकी पेपर्स हैं उनको उठाएं और उसकी बेस पे आप प्लानिंग करें और उनको आप उनकी कोचिंग लेना स्टार्ट करें और उनको आप उन पेपर्स में आप अपेयर हो सकते हैं जी। रमजान वाला सेशन इंशाल्लाह हम जल्दी अनाउंस कर देंगे कि उसका जो है ना, आपने जो टाइम, कौन कौन से टाइम स्लैब्स कैसे इफेक्टिवली यूज करने। जी, बाकी हमारे नंबर्स आपके पास आगे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस पे पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम टाइम को देखें तो हमने बड़ी खूबसूरती से इसको 6 बजे तक क्लोज कर लिया है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मजीद चाहिए तो हमारे नंबर आपके पास हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एक इफेक्टिव स्टडी टिप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।